स्ट्रैटेजी। हिंदी में हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी को हम हिंदी में कहते हैं रणनीति। अब हम इसको तोड़ते हैं, दैट इज रण एंड नीति। रण को हम इंग्लिश में फिर क्या कहते हैं? वॉर। एंड नीति को क्या कहते हैं? वेज टू विन ओवर एनिमी। वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी को हमने मिला दिया, और जब मिलाया तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि स्ट्रैटेजी इज समथिंग टू डू विद द वॉर एंड वेज टू विन ओवर enemy. Strategy is something to do with war and ways to win over enemy. अब इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। तो यानी कि स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड विद द वॉर। जो सिपाह सलार है वो ये बात बता रहे हैं कि जंग को जीतने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जंग की मैदान में जब हमारी रणनीति, हमारी नीति, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन एक्सटर्नल फोर्सेस के अनुसार बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जंग के मैदान में हार जाएंगे। तो सेनापति साहब ने एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हुए अपने रणनीति को, अपने नीति को, अपने वे को, अपने तरीके को, अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को बदला, और नतीजा ये क्या मिला? विन। जंग के मैदान में जीत। हम कुछ वर्ड को कनेक्ट करते हैं, ये वॉर, वेज टू विन ओवर एनिमी एंड विन। सो रणनीति जीतने के लिए बनाई जाती है। Like a war, businesses have to respond to dynamic, often hostile external forces while pursuing their mission and objective. तो आपने क्या देखा कि like a war, businesses have to respond to often dynamic and hostile external forces while pursuing their mission and objective. इसका मतलब ये है कि जिस तरह से वॉर में एक्सटर्नल फोर्सेस को देखते हुए अगर वो होस्टाइल हो गया और डायनामिक हो गया, यहां पे दो वर्ड हम आपके साथ देखना चाहते हैं, डायनामिक एंड होस्टाइल। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है फोर्सफुल चेंज, यानी कहने का मतलब या तो आप बदल जाएंगे या आप बदल दिए जाएंगे। तो ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है फोर्सफुल चेंज। होस्टाइल का मतलब होता है परिस्थितियां विपरीत हो जानी। जिस तरह से आपने देखा कि नोकिया बिल्कुल खत्म हो गया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया, जिसकी रेवेन्यू, जिस कंट्री का रेवेन्यू नोकिया पे डिपेंड करता था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हो गया नोकिया? जस्ट बिकॉज नोकिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि एंड्रॉयड उसके दरवाजे पर चल के गया था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने को चेंज नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि नोकिया कब्रिस्तान में चला गया, शमशान घाट में चला गया, मर गया। जस्ट बिकॉज नोकिया ने जो परिवर्तन हुआ और एंड्रॉयड जो चल के आया उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो लाइक अ वॉर, बिजनेसेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों परिभाषा आपकी कॉपी में आ गया है, आप समझ गए होंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस विल सर्वाइव even though business does not change with external forces. अब बताइए ये आंसर करेक्ट है, इनकरेक्ट है? राइट, दिस आंसर इज इनकरेक्ट। अब आंसर में क्या लिखेंगे कि businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their mission and objectives. फिर उसमें ये भी लिखेंगे strategy is something that has to do with the war and ways to win over enemy. Therefore, the company has to continuously adapt change to win the battle. Thank you very much. तो जैसे ही बीसीजी में आए, आप सबसे पहले 2x2 का मैट्रिक्स बनाए। 2x2 का मैट्रिक्स बनाने के बाद एक्स एक्सिस में हम देते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वाई एक्सिस पे हम देते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर एंड वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। तो आप इसको भी कह भी सकते हैं कि ये मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स भी होगा। रिलेटिव मार्केट शेयर जो एक्स एक्सिस पे है उसके दो कॉलम है, हाई एंड लो, एंड मार्केट ग्रोथ रेट के दो है, that's a high and low. Relative market share, column 1 high, column 2 low. Market growth rate, row 1 high, next row is a low. अब हम इसको प्लॉट करें तो ये हाई, तो नीचे हाई आया, फिर नीचे भी आया HH, उधर लो है तो नीचे फर्स्ट स्क्वायर में भी लो आया,
सेकेंड वन लो आया। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, आपके पास हाई आया, उधर भी आपके पास हाई गया, नीचे लो है तो लो है एंड लो है। आपने ये देखा, पहला सेंटेंस जो बोलेंगे वो रिलेटिव मार्केट शेयर से बोलेंगे। ये काम करते हैं, हम नीचे से ऊपर चलते हैं, तो ये निकलता है, देखिएगा, हाई लो, हाई हाई, लो हाई, लो लो। अरे ये क्या हुआ, लो लो, हाई लो, हाई हाई, लो हाई, लो लो। देखिए, मैं कहता हूं हाई लो, इसका मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट लो। फिर मैं कहता हूं हाई हाई, हाई हाई का मतलब है रिलेटिव मार्केट शेयर इज हाई एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई। फिर मैं इस सेल में आ जाता हूं और ये मैं कहता हूं रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो, क्योंकि मैं पहला वर्ड रिलेटिव मार्केट शेयर बोल रहा हूं, तो रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई। लो लो, रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो एंड मार्केट ग्रोथ रेट इज लो। ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये एसबीयू है या प्रोडक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स के बारे में आपको बोलना है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है एंड दैट्स कॉल्ड द 2 डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। In the matrix, the vertical axis represent the market growth rate, provide for measure of market attractiveness. The horizontal axis represent the relative market share and serve as a measure of the company's strength in the market. The main है कि it's a business on 2-dimensional growth share matrix. अब यहाँ पे एक सबसे पहले बात आ जाता है स्टार्स। अब यहाँ जैसे फर्स्ट आपने देखा स्टार, लेकिन जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट जरूर लिखेंगे। जैसे ये स्टार लिखने के लिए आया तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन लिखिएगा कि स्टार क्या है। Stars are the product or SBU, and this lies when the relative market share is high and market growth rate is high. ये जरूर लिखेंगे आप। Stars are the product or SBU that are growing rapidly, और यहां पे आप लिखिएगा कि स्टार अगर प्रोडक्ट है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे उतना ही हमें रिटर्न मिलेगा। और ये बेस्ट प्लेस है एक्सपेंशन का, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंशन का। जब आप थोड़े से नीचे आ जाएंगे, सेकंड कैटेगरी में आ जाइए, वो है लाइक कैश काउ। तो कैश काउ में आप लिखेंगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर इज high and market growth rate is low, and cash cow are the low growth high market share business or product. They generate cash and have a very low cost. They're established, they're successful, they're stabilized. They maintain their market share very long run. When the growth share slow down, even the star becomes what the cash cow. तो इसको आपको मेंटेन करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कैश काउ के केस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये उतना पैसा जनरेट करता है, अपने आप पैसा आता रहता है, ज्यादा पैसा मांगता नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल अगर छोड़ देंगे तो ये डॉग बन जाएगा। दैट विल बी वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पे सिंपल बात क्या करनी है कि आपको रिसर्च करना है और इस कैश काउ को जो आपके प्रेजेंट मार्केट में प्रेजेंट कस्टमर है उनको इंक्रीमेंटल वे से आपको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कई बार प्रॉब्लम चिल्ड्रन के नाम से जाता जाता है, इवन वाइल्ड कैट के नाम जाना जाता है, और इसका कॉम्बिनेशन जरूर लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, और क्वेश्चन मार्क्स का कॉम्बिनेशन आपके पास जो सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि रिलेटिव मार्केट शेयर इज लो बट द मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई। और यही इसलिए क्वेश्चन मार्क है, चूंकि लालच होती है, दुनिया वाले कमाते हैं, अगर मैं भी पैसा लगाऊं तो मैं उतना ही कमाऊंगा। ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप सोचोगे कि पैसा लगाते मैं ही कमाऊंगा, लेकिन आप कमा नहीं पाओगे। आप पैसा बिजनेस में ज्यादा डालोगे, बिजनेस से कम निकल के आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कोई गलती कर दोगे। डॉग्स कॉम्बिनेशन जरूर लिखेंगे, लो रिलेटिव मार्केट शेयर, कॉम्बिनेशन इज लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट, ये आपके पास निकल के आ रहा है। और इसमें देखिएगा सबसे पहले बात है कि इस क्वेश्चंस में अब आपको इन्वेस्टमेंट वाली बात सोचनी ही नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल का बात है, और इसमें जो आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट लाइन है, वो अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर रहा अपने आप, आपको कहीं और से पैसा लेके पंप करना पड़ता है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और दिस इज द पॉइंट व्हाट यू हैव टू रियली थिंक अबाउट कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, आपका रोल क्या होगा। आपको ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। बीसीजी मैट्रिक्स पूरा बताता है कि कंपनी को समझ में आ जाए कि उसका कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, उसका कौन सा प्रोडक्ट कैश काउ है, उसका कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, उसका कौन सा प्रोडक्ट डॉग में है, ताकि वो क्वेश्चन समझ सके। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बीसीजी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ में आ गया। Thank you very much. मिशन का मतलब क्या होता है? What does the mission means? मिशन का मतलब होता है लक्ष्य।
कंपनी का मिशन स्टेटमेंट ऑलवेज प्रेजेंट करता है बिजनेस स्कोप को एंड फोकस करता है बिजनेस स्कोप को। मिशन स्टेटमेंट फोकस करता है इन 4 तथ्यों को, व्हाट वी डू, हाउ डू वी डू, फॉर whom do we do and ultimately who we are। सो अगर ये 4 वर्ड याद है तो आपको मिशन अच्छी तरह से याद है। अब आप एक मेमोरी कोड लिखिए और इसके लिए मेमोरी कोड है मिशन, MISSION। अब पहला है M। मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिशन स्टेटमेंट फोकस ऑन फ्यूचर बिजनेस स्कोप, करेक्ट और इनकरेक्ट। आप लिखेंगे आंसर इज इनकरेक्ट, दैट हु वी आर एंड व्हाट वी डू। हमेशा ध्यान रखिएगा, मिशन इज अ रीजन टू एग्जिस्ट। अब आप देखेंगे मिशन इज अ रीजन टू एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है। सो कोई भी कंपनी उठा लीजिए, अगर हिंदुस्तान मोटर उठाते हैं तो बंद हो गई क्योंकि उसका प्रोडक्ट चलने से मार्केट में रुक गया, तो प्रोडक्ट एक मिशन है। सो जब भी मिशन के बारे में बोलेंगे तो मिशन के बारे में हम कंपनी के प्रेजेंट बिजनेस स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो मिशन इज ऑलवेज अबाउट द प्रेजेंट स्कोप ऑफ द बिजनेस। ऑलवेज आप अपने ध्यान में रखिएगा। क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिशन इज द रीजन टू एग्जिस्ट इन द बिजनेस, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिशन इज द रीजन टू एग्जिस्ट इन द बिजनेस। अगर बिजनेस में रहना चाहते हैं तो मिशन को अचीव करना पड़ेगा। तो मिशन टॉक्स अबाउट व्हाट प्रोडक्ट यू सेल, हाउ डू यू सेल, फॉर whom do you produce and sell। दिस ऑल टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बाय एंड लार्ज। ये बात अपन को ध्यान रखना चाहिए। मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, who we are and what we do, and mission is a reason to exist। Mission is an expression of the growth ambition of the organization। मिशन ग्रोथ को एक्सप्रेस करता है कि ये प्रोडक्ट है, मुझे इतना अचीव करना है। हाउ मच ग्रोथ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, ये ग्रोथ का एक्सप्रेशन है। सो एस मिशन स्टेट्स what customer it serves, what need it satisfied, and what type of the product it offers। अब आपके एग्जाम में आएगा कि कस्टमर की पहचान करना मिशन स्टेटमेंट का एक अंग है, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट। एस समटाइम कंपनी फेल टू कंसेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विथ द रिक्वायर्ड क्लैरिटी, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं सफलता के राहों पे और वो फॉल करते हैं मिजरेबली। नेक्स्ट आई इंटेंडेड टू आंसर द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस वी आर इन एंड व्हाट डू वी डू। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट बिजनेस वी आर इन एंड व्हाट वी डू इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द मिशन स्टेटमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट। What business we are in and what do we do is a part of the mission statement। Next is coming O, organizational present capabilities। मिशन फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट कैपेबिलिटीज पे, कस्टमर को फोकस करता है, एक्टिविटीज को फोकस करता है एंड बिजनेस के मेकअप को फोकस करता है। नेक्स्ट इज कमिंग एंड नॉट पॉसिबल टू लैक्स। लैक्स का मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप लूज नहीं हो सकते। नॉट पॉसिबल टू लैक्स इन द मैटर ऑफ अ मिशन and business definition, as the two ideas, the mission and what business definition, are absolutely central of strategic planning। अब आपने समझ लिया कि जब मिशन के बारे में लिखना है तो आपको लिखना है MISSION। थैंक यू वेरी मच। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कंपनी के पोर्टफोलियो से किसी प्रोडक्ट को हटाना। कंपनी का पोर्टफोलियो है, सपोज गोदरेज का है, गोदरेज का प्रोडक्ट है आपके पास, यहां देखना लॉक, आपने यहां देखा हेयर डाइस। अगर किसी प्रोडक्ट को हटा रहा है तो रिट्रेंचमेंट है। यानी कि रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो से, अपने कंपनी से, अपने बिजनेस से
किसी चीज को हटाना। ये कोड याद रख लो, MPPS। मार्केट को अगर कंपनी ने हटा दिया तो इसका मतलब कि रिट्रेंचमेंट कर दिया। कंपनी ने प्रोडक्ट को हटा दिया तो इसका मतलब कि कंपनी ने रिट्रेंचमेंट कर दिया। नेक्स्ट P, किसी प्रोडक्ट लाइन को हटा दिया तो रिट्रेंचमेंट कर दिया। कंपनी जो पहले सर्विस देती थी उसको हटा दिया तो रिट्रेंचमेंट हो गया। कई बार रिट्रेंचमेंट का मतलब आप समझते हैं कि कंपनी से एम्प्लॉय को हटाना, छटनी करना। यहां छटनी तो है, लेकिन यह छंटनी कदाचित एम्प्लॉय का नहीं है। यह छंटनी मार्केट का है, प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट लाइन का है एंड सर्विस का है। अब आप पूछेंगे कि जनाब, अगर कंपनी से मार्केट को हटाना, प्रोडक्ट को हटाना, प्रोडक्ट लाइन को हटाना, सर्विस को हटाना को हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं, तो एम्प्लॉय के छटनी को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एम्प्लॉय के छटनी को हम डाउन साइज कहते हैं। तो डाउन साइज का मतलब होता है कंपनी से एम्प्लॉय की छटनी करना। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट द डाउन साइज एंड रिट्रेंचमेंट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में डाउन साइज एंड रिट्रेंचमेंट का मतलब सेम होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज इनकरेक्ट, क्योंकि रिट्रेंचमेंट का मीनिंग होता है छोड़ना, छटनी करना, प्रोडक्ट का, मार्केट का, प्रोडक्ट लाइन का, सर्विस का। तो अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है मीनिंग रिट्रेंचमेंट का, तो आप आराम से लिख देंगे कि रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है ड्रॉप करना, आइदर मार्केट और प्रोडक्ट लाइन और सर्विस ऑफ द कंपनी, वेयर एज डाउन साइज का मतलब होता है एम्प्लॉय को ड्रॉप करना। तो एक एक चीज आपके हाथ में एकदम क्लियर हो गया कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। फोकस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि कंपनी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी के पास ट्रिमेंडस एक्सपर्टीज है एंड वहां तक कोई भी राइवल नहीं गया है एंड जाना चाहता भी नहीं है। न्यू एंट्रेंट को भी जाने में काफी फाइट है, बिकॉज वहाँ के लोग उसके प्रोडक्ट से अवगत हैं और बारीकियों से परिचित हैं। वहाँ के लोग दिल और दिमाग दोनों में उस प्रोडक्ट को बैठा रखे हैं और दिल से रिप्लेस करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोगों के दिल की सुई उस प्रोडक्ट पे अटक गई है। न्यू एंट्रेंट को भी जाने में काफ़ी फाइट करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। तो आपने देखा कि बेनिफिट ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी ऑल द 5 एलिमेंट में हो सकता है। ये राइवल के केस में हो सकता है कि राइवल जाना नहीं चाहते, राइवल को पता है कि मैं प्राइस कटिंग नहीं करूंगा, राइवल को पता है कि अगर उसी मार्केट में मैं फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो इसकी आंच मेरे ऊपर भी आएगी। न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकता, क्योंकि लोगों के दिलों और दिमाग में वो प्रोडक्ट छाया हुआ है और लोग उनको जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं, नोन वर्ल्ड है उनके लिए, कोई पिटफॉल नहीं है उनके लिए। लेकिन न्यू एंट्रेंट के लिए पिटफॉल है। बायर्स के लिए एडवांटेजेस, बायर्स पॉइंट्स एडवांटेजेस है कि बायर्स अच्छी तरह से पहचानता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, कौन से फीचर पे डिफरेंशिएटेड है, और वो कभी भी चेंज करना नहीं चाहेंगे। सब्स्टिट्यूट के नज़र में अगर देखा जाए, फोकस्ड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो भी सब्स्टिट्यूट आना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों की नीड पूरी हो रही है, लोगों की आवश्यकता पूरी हो रही है और लोग खुश हैं। तो सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कराना बहुत आसान काम नहीं होगा। सप्लायर्स के नज़र से भी देखा जाए तो उसको पता है कि उसके पास निश कस्टमर है, रेगुलर सप्लाई है, पेमेंट सही टाइम पे आ रहा है। तो किसी भी एंगल से देखा जाए तो सप्लायर कभी भी हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फोकस स्ट्रैटेजी, तो आपको एक्सप्लेन करने बेस यही 5 है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आप एक तरह की पॉइंट देख लीजिए एग्जाम के लिए
ताकि की पॉइंट, इसी पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा तो कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट टू रिमेंबर, प्रीमियम प्राइसेस, नंबर 1, premium prices can be charged in case of focused differential strategy. Number 2, in case of focused low cost company can dominate the market with customer loyalty. The advantages are in the respect of rival. No rival can come as there is a niche market, new entrant, no threat as big players are not interested in entering in so narrow market. Buyers have already distinct preference. Substitutes, buyers are too loyal, so substitute will not make a significant impact. Suppliers are well aware of situation and contented too. तो आपने देखा ये की पॉइंट्स, आप आराम से इसको लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को ऑथराइज करना डिसीजन लेने के लिए। एम्प्लॉय के हाथ में निर्णय लेने के लिए पावर होना चाहिए। देखिएगा, एम्पावरमेंट विथ रिसोर्स बहुत मायने रखता है। हमारे यहाँ शादी के बाद एक रिचुअल्स है, जब बहू आती है घर पे तो अपनी आंचल घर में आने के पहले फैलाती है और मदर यहाँ पे चाबी के गुच्छे रखते हैं, यहाँ पे कमर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुच्छे रखते हैं मदर, यूं चाबी निकाल के और मदर बहू के आंचल में दे देते हैं। तो मैंने अपने मदर से पूछा कि आपने अपनी चाबी क्यों दे दिया, क्यों भाभी को क्यों दे दिया? तो मदर ने कहा कि अगर बहू घर आ रही है तो उनको घर संभालना है, तो घर संभालने का पावर उनको दिया गया, तो रिसोर्स भी उनके पास होना चाहिए। तो जब व्यक्ति को आप रिसोर्स देते हो कि निर्णय ले सके, इसका मतलब कि आप एम्पावरमेंट करते हो। एंड एचआर डिपार्टमेंट ये रोल प्ले करता है कि लोगों को एम्पावर करे डिसीजन के लिए। एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को ऑथराइज करना डिसीजन लेने के लिए। एम्प्लॉय जब डिसीजन लेना सीखेगा तो अपने अंदर छुपे हुए डिसीजन मेकिंग पावर को रियलाइज करेगा एंड अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को रियलाइज करेगा। एम्पावरमेंट में एम्प्लॉय को पावर मिलता है, जो पावर उसको प्रेजेंट में नहीं मिलता। अब एग्जाम में क्या लिखेंगे? रिमेंबर द कीवर्ड्स। 1, empowerment means authorizing every member of the company. 2, it involves giving more power to those who at present have little. It involves giving more power to those who at present have little. आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करते हैं। थैंक यू वेरी मच। There are 6 elements of effective strategic leadership और ये 6 एलिमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और आप देख रहे हैं एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप को। और इसको कैसे याद करें, लिखिएगा, देखिएगा कैसे। आई एम एक्शन ओरिएंटेड, लेफ्ट पांव को दीजिएगा, फॉर्मुलेटर, इंप्लीमेंटर, आजा बेटा देख लेंगे। आई एम एक्शन ओरिएंटेड, फॉर्मुलेटर, इंप्लीमेंटर, आजा बेटा देख लेंगे। आई इंटेंट, एम मिशन, स्ट्रैटेजिक एक्शन, फॉर्मुलेटर, इंप्लीमेंटर, आजा बेटा देख लेंगे। कंपेटिटर से बढ़िया कंपेटिटिव एडवांटेजेस है। तो कितने हो गए? आई स्ट्रैटेजिक इंटेंट, एम स्ट्रैटेजिक मिशन, एक्शन strategic action, 5 formulation of a strategy, implementation of a strategy, and then a strategic competitiveness above average return. ये 6 एलिमेंट है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के। आपके मॉड्यूल ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको पहले से आता है।
उसी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जब इंटेंट करेंगे तो इंटेंट के बारे में, आपको इंटेंट के 5 एलिमेंट पता है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। मिशन चैप्टर 3 में पढ़ा था। एक्शन ओरिएंटेड होता है। फॉर्मुलेटर, फॉर्मुलेशन पॉलिसी। इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक कंपेटिटिवनेस का क्या फायदा है, आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप डायग्राम बनाइए और सबसे पहले आपने फर्स्ट बॉक्स बनाया, ये बॉक्स देखिए, और इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है शेप्स द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। शेप्स द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं उनके जस्ट बाजू में स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक मिशन। इंटेंट, मिशन। बीच में इंटेंट के नीचे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्ट्रैटेजिक एक्शन। स्ट्रैटेजिक एक्शन से 2 बॉक्स निकल रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। और यहां पे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है इस एलिमेंट से स्ट्रैटेजिक कंपेटिटिवनेस अबव एवरेज रिटर्न्स। आपने यहां देखा कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का एलिमेंट कितने हैं, तो स्ट्रैटेजिक एलिमेंट के 6 हैं और आपको पूरा का पूरा मेमोरी कोड याद है। आई एम एक्शन ओरिएंटेड, फॉर्मुलेटर, इंप्लीमेंटर। आजा बेटा देख लेंगे। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग एनी टाइम क्लासेस। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि ये कोर बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। कोर बिजनेस प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो फॉर सक्सेस इन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। ध्यान से, कोर प्रोसेस क्रिएट करता है वैल्यूज इन द आईज ऑफ कस्टमर। अगेन, कोर प्रोसेस क्रिएट करता है competitive advantages for the company, for the firm। तो जब भी कोर प्रोसेस के बारे में आपको लिखना हो तो ये आपके जहन में आना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसके साथ अगर अपन लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया तो कभी भी हम सरवाइव नहीं हो पाएंगे। तो अपन लोगों को ये समझना है कि वास्तविक रूप में कोर प्रोसेस होता क्या है। हम अलग अलग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके भी हम कोर प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे कि इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज कोर बिजनेस प्रोसेस क्या हो सकता है। इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज कोर बिजनेस प्रोसेस होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो प्रोसेस है ये एक कोर प्रोसेस होगा इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, तो इसमें कोर बिजनेस प्रोसेस क्या होगा। तो आमतौर पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग को कोर बिजनेस प्रोसेस के रूप में जाना जाएगा। आपने देखा होगा कि यूनिलीवर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है और सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है, क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एरिया है, जो उसका क्रिटिकल प्रोसेस है, जो एक्सट्रीमली क्रिटिकल प्रोसेस है मार्केटिंग, उसको महारत हासिल है, उसमें उसको महारत हासिल है। इसीलिए क्या देखा जाता है कि यूनिलीवर कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। तो इन बैंकिंग इंडस्ट्री activities that help mobilize the deposit and generate funds for advances to customer
is a core business process. सो आपने देखा बैंकिंग में कोर बिजनेस प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कोर बिजनेस प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आपने देखा कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में कोर बिजनेस प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है। उसी प्रकार से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कोर प्रोसेस ऑफ ए कंपनी मे चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू according to shifting requirement of its competitiveness। इसी इंडस्ट्री में भी ये जरूरी नहीं है कि आज अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एक कोर बिजनेस प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि ये आने वाले कल में भी यही कोर बिजनेस प्रोसेस होगा। कंज्यूमर और कस्टमर के डिमांड के अनुसार ये चेंज होता रहेगा, इसको भी आपको समझना है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि कोर बिजनेस प्रोसेस चेंजेबल है, आप लिखेंगे यस, ये बिल्कुल चेंजेबल है। मेनी टाइम आप देखिएगा एम्प्लॉइज टेंड टू फोकस मोर ऑन द नैरो गोल of their own department at the cost of the larger goal of the organization as a whole। चूंकि एम्प्लॉय को समझ में नहीं आता कि जो वो काम कर रहा है वो क्या कोर प्रोसेस है या कोर प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस सिंपल एक डिपार्टमेंट में बंद करके नहीं रहता। हो सकता है एक ही प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट से निकलता हो, लेकिन अगर वो प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट से होके निकल रहा है, like suppose launching a product can go with the marketing department, can go with the sales department, can go with the technology department, can go with the public relation department। अगर इसमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट ने अगर अपना छोटी बुद्धि दिखा करके अपने एक्शन को सही तरह से नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता था, एक बार अच्छी तरह से समझ जाइएगा, कभी भी कंपनी का कोर प्रोसेस सक्सेसफुली अपने आप को टेस्ट नहीं दे पाएगा और नतीजा ये होगा कि कंपनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, कंपनी फेल हो जाएगी और कंपनी खत्म हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। और मैंने अपने कॉर्पोरेट की दुनिया में बीइंग एन स्ट्रैटेजिस्ट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखा है, कई कंपनियों में मैं तो एक गेम खेलाता हूं, आपने सुना होगा विन एज मच एज यू कैन, और उसमें यही दिखाता हूं कि लोगों को जीतना होता है, पैसा रियल कैश देता हूं, और वहां पे मैं देखता हूं कि अपने टीम को जिताने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को जिताने के लिए लोग जितने भी अनएथिकल काम है करते रहते हैं, और अंत में यह देखता हूं कि वो खुद भी हार जाते हैं और लिटरली मैं बोल नहीं सकता, ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि आप लोग कॉर्पोरेट में जाने वाले व्यक्ति हैं अभी तुरंत। वो ऐसा गेम होता है जिसमें बात पैसे की होती है और एक तरह से गैम्बलिंग करना होता है, और लास्ट में उनके पास पैसे नहीं होते तो उनके शरीर पे जो है वो देना होता है। लेकिन शरीर पे जो है इसका मतलब क्या है, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, वो उतार कर देना होता है। और मैसेज सिर्फ ये होता है कि आप कोर प्रोसेस पे ध्यान दो, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में मत दो। अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जीत भी गया तो लंबे समय तक जीत नहीं पाएगा, बिकॉज जिस दिन पूरे प्रोसेस की जरूरत होगी और वो कोर प्रोसेस है, और आपने डिपार्टमेंटल फेवर के अनुसार अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं है जब आपका भी कपड़ा उतरेगा, आप भी नंगे होंगे। इस बात को समझना जरूरी है। तो कोई भी बिजनेस प्रोसेस को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि खास करके अगर वो कोर बिजनेस प्रोसेस में है तो उसमें डिपार्टमेंटल फेवरेटिज्म नहीं चलेगा, अपने डिपार्टमेंट की नैरो थिंकिंग नहीं चलेगा, अपने डिपार्टमेंट का नैरो गोल अचीवमेंट नहीं चलेगा। क्योंकि क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस अगर अचीव नहीं हुआ तो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। तो अभी आपने समझा कि कोर प्रोसेस क्या होता है, तो आपने यह समझा कि कोर प्रोसेस एक क्रिटिकल, एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस होता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर प्रोसेस एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस होता है जिसकी एक गलती बिजनेस को डुबा सकता है। कोर बिजनेस प्रोसेस अगर सही तरह से एग्जीक्यूट किया गया तो कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेजेस देगा। कोर बिजनेस प्रोसेस अगर सही तरह से एक्सिक्यूट किया गया तो कस्टमर की नजर में कंपनी की वैल्यूज बढ़ जाएंगे। यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है। जो बीपीआर होगा वो बेसिकली कोर बिजनेस प्रोसेस को ज्यादा ध्यान देगा, और जब उसका बीपीआर होगा तो कंपनी को अनयूजुअल एनहांसमेंट मिलेगा और इस तरह से कंपनी सफलता अचीव करेगी। थैंक यू वेरी मच।